लैंड रिफॉर्म तो आ गए, टेक्निकल रिफॉर्म भी आ गए, जनरल रिफॉर्म्स भी आए थे। अब इनकी अचीवमेंट, लैंड रिफॉर्म का फायदा, बेनिफिट क्या हुआ? हम बोलेंगे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया 1966 में। हमने ये देखा कि व्हीट और राइस का प्रोडक्शन मेनी फोल्ड, मतलब बहुत गुना बढ़ गया, रिकॉर्ड टूट गया, तो उसे बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से 1967 के। तो अचीवमेंट ऑफ ए ग्रीन रिफॉर्म वाज ग्रीन रेवोल्यूशन 1966। 1967 बुक लिखा होता है कई बुक्स के अंदर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1966 से 1967 ये रेवोल्यूशन का ईयर था, शुरू हो गया रेवोल्यूशन, मतलब आप लिख सकते हैं कि इस टाइम पे शुरू हो गया रेवोल्यूशन। तो थैंक्स टू agrarian reforms that there has been substantial improvement in Indian agriculture from a backward and stagnant। इंडिपेंडेंस के समय पे कितना बैकवर्ड था एग्रीकल्चर, कितना स्टेगनेंट था, अब रिफॉर्म भी आ गए, उसके बाद कितनी अचीवमेंट हुई हम ये पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो गया। द अचीवमेंट हैज बीन सो सब्सटेंशियल दैट कि वो रेवोल्यूशन लेके आ गया, या तो कुछ भी नहीं था या बहुत कुछ आ गया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के कोने कोने में नहीं था, कुछ स्टेट्स में था जहां इन सीड्स का यूज अच्छा हुआ, जहां पैसे लोगों के पास थे, जहां लैंड था, इरिगेशन फैसिलिटी थी, वहां पे यार तो पढ़ेंगे कहाँ आया और कहाँ नहीं आया, इस पे क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू क्रॉप एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू स्पॉट। ग्रीन मतलब क्रॉप, रेवोल्यूशन मतलब स्पॉट। तो क्रॉप में स्पॉट मतलब रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन होना। Together, these terms imply a spurt in crop productivity. It started happening in India in the year 1967 to 68। यहाँ पे आप 1966 से शुरू हुआ ये भी लिख सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है बेटा, ध्यान रखो। In the year 1967-68 itself, food grain production, basically wheat और rice का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, नियरली 25% से बढ़ गया, बहुत बड़ा नंबर होता है। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे यूएसए से, हम क्या हो गए? सेल्फ सफिशिएंट। किसमें? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स आपको दिए हुए हैं, पेपर में आ सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स थे, सबसे पहला स्पोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। कौन सी क्रॉप का? तो लिखेंगे व्हीट और राइस का सबसे ज्यादा हुआ। देयर हैज बीन सब्सटेंशियल जंप in crop productivity. Spurt in productivity has led to structural shift in agriculture। हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रक्चरली शिफ्ट हो गया। जहां पे हम देख रहे थे कि एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है, वो ज्यादा हो गया। तो हम लोग एग्रीकल्चर में क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चरल शिफ्ट। दिस हैज एनमार्क्ड द एंड ऑफ लॉन्ग पीरियड स्टेग्नेशन। हम स्टेग्नेशन में थे, हम लो ग्रोथ पे थे, हम बैकवर्ड एग्रीकल्चर बोलते थे एग्रीकल्चर को, तो आज वो डेवलप हो गया क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर हेक्टर ऑफ लैंड पे अब प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही थी एज कंपेयर टू बिफोर। उसके अलावा सब्सटैंशियल राइज इन एकरेज। एकरेज क्या होता है? एरिया अंडर कल्टीवेशन। पहले हम जो कल्टीवेशन कर रहे थे वो कम एरिया में कर रहे थे, अब ज्यादा एरिया में कर रहे हैं, लैंड कम पड़ने लगा, इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। तो HYV टेक्नोलॉजी हैज significantly reduce the time gap between sowing harvesting। हमने आज बीज बोया और जब कटाई का टाइम आएगा बहुत समय लगता था, लेकिन इन सीड्स के आने के बाद, HYV पैकेज के आने के बाद जो टाइम गैप था वो कम हो गया, जल्दी प्रोडक्शन हो रहा था, वो ज्यादा हो रहा था, टाइम गैप कम हो गया। अब केमिकल है भाई, टाइम तो कम लगाएंगे ना। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फॉलोइंग। double cropping become possible। there is substantial rise in gross area under cultivation। cultivation बहुत ज्यादा करने लगे हम। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो फार्मर्स करते थे अपने लिए, सिर्फ फैमिली के लिए, उसके आगे हमने फार्मिंग करी, हम कमर्शियल फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए, हमने मार्केट सरप्लस जनरेट करना शुरू कर दिया। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस पे क्वेश्चन बन सकता है, आगे आएगा, अभी सुन लो। मार्केटेबल सरप्लस मतलब कि अपनी फार्मिंग नीड्स, सब्सटेंशियल नीड जो हमारी होती है, मिनिमम बेसिक नीड्स होती है फैमिली के लिए, उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन करना कि हम मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सकें। ऐसा हमने करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे पास सीड्स अच्छे आ गए थे। तो शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अ सब्सटेंशियल राइज इन आउटपुट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने मार्केटेबल सरप्लस जनरेट करना शुरू कर दिया। दिस
has prompted the farmers to gradually shift from subsistence farming to commercial farming. This is a sign of growth and development, not backwardness. आया समझ? ये सारी अचीवमेंट थी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब मार्केटेबल सरप्लस पे अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? सुनना ध्यान से। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? It refers to surplus of farmers' output over and above his own farm consumption. अपनी फैमिली कंजम्पशन पूरी करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्रॉप बच जाते हैं उसे मार्केट में बेचा जाए, प्रॉफिट कमाया जाए, उसे बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। फॉर्मूला क्या निकालने का? आउटपुट जितने आपने बनाई उसमें से आप अपना घर का कंजम्पशन निकाल लो, उसके बाद जो बच जाए वो क्या है? मार्केटेबल सरप्लस। तो दिस सरप्लस इज अवेलेबल टू द फार्मर फॉर सेल इन द मार्केट, इसलिए बोलते हैं इसको मार्केटेबल सरप्लस। बाय सेलिंग मार्केटेबल सरप्लस फार्मर कैन गेट कैश, ही कैन यूज दिस कैश फॉर मोर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज, जो पहले नहीं होता था वो कर पा रहे फार्मर। तो मार्केटेबल सरप्लस का आना एक बहुत बड़ा साइन था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, जो अब इंडिया में होता है ड्यू टू HYV सीड्स रिफॉर्म्स, कई सारा अचीवमेंट था। तो फार्मर्स की जो आउटलुक थी बदल गई बेटा। पहले आउटलुक कैसी थी? कन्वेंशियल, अब आउटलुक कैसे होगी? कमर्शियल आउटलुक पे आ गया फार्मर। पहले फार्मर सब्सिस्टेंस आउटलुक पे था, अपने लिए फार्मिंग कर पाता था, अब कमर्शियल आउटलुक पे आ गया। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड a change in outlook of farmers. Farmer is no longer viewed as source of subsistence, it is considered as commercial venture now. This is the marketable surplus. तो उसके बाद नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ये सारा हम पढ़ रहे हैं अचीवमेंट्स ऑफ ए ग्रीन रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट हम पढ़ रहे हैं। अचीवमेंट एक और भी हमारे पास, सेल्फ सफिशिएंसी। पहले हम इंपोर्ट क्या करते थे, अब हम खुद पे डिपेंड हो गए, अब किसी से इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, एकरेज एरिया बढ़ गया था, इतना ज्यादा आउटपुट बना रहे थे हम कि अब हमें इंपोर्ट नहीं करना, उल्टा हम स्टॉक कर रहे थे फूड ग्रेन्स को, कल को बेचेंगे, इतना बना लिया हमने, हमारे पास स्टॉक इकट्ठा होने लगा। तो अ रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट हैज हेल्प इंडिया टू अचीव ग्रोथ विद सेल्फ सफिशिएंसी। आज हम सेल्फ सफिशिएंट। ब्रीफली टेक्निकल रिफॉर्म की वजह से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की वजह से, जर्नल रिफॉर्म की वजह से इंडिया ने बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल राइज किया प्रोडक्शन में, ये हमारा अचीवमेंट था बेटा। उसकी वजह से हम क्या लेके आए? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसके गेन्स भी हैं, उसकी लिमिटेशन भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन्स की बात करें तो हम पढ़ सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, ये जो हमने सारा पढ़ा एक तरह से ये गेन्स ही है रेवोल्यूशन के, लेकिन अब लिख रहा है गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। जितने भी हमें फायदे हुए, बहुत अच्छे फायदे हुए, बट उतने नहीं जितने चाहिए थे, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे भी थे जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया, इसलिए हम बोल रहे हैं उसको लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है कि रेवोल्यूशन था बट लिमिटेड क्रॉप के लिए था। मैंने बोला ना आपको, व्हीट और राइस के लिए मेन था। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन जो हुआ व्हीट और राइस का, सबका नहीं हुआ, तो ये लिमिटेशन मान लिया हमने। तो हम पढ़ रहे हैं ऐसी ऑब्जर्वेशन जो हाईलाइट करती हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस को, तो ध्यान से पढ़ें। फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला फेलियर क्या है कि ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स तक था। रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट is confined mainly to the production of food grains, wheat and rice. There has been no similar rise in production of, जितना increase राइट और wheat में हुआ, उतना pulses, जूट, कॉटन, टी में नहीं हुआ। ये लिमिटेशन है। मतलब HYV सीड जो बने थे ना, स्पेशली व्हीट और राइस के लिए बने थे, आप ये मान के चलो। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट था वो पूरे इंडिया में नहीं हुआ, कुछ रीजन्स में हुआ, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ अच्छे बेनिफिट्स थे क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन भी है, लैंड भी है, सॉइल भी अच्छी होती है। बट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट कम थे एज कंपेयर टू पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये आप ध्यान रखें। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा था वो सारी फार्मिंग पॉपुलेशन ने नहीं उठाया, क्योंकि सारी फार्मिंग पॉपुलेशन अमीर थोड़ी है। सबके पास इतने पैसे थोड़ी है कि पूरा पैकेज खरीद लेंगे। सबके पास ये थोड़ी है कि सारी इरिगेशन फैसिलिटी लेके आ जाएंगे। तो कुछ
रीजन में फायदा हुआ और सारी पॉपुलेशन को फायदा नहीं हुआ। जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने खरीदा इन सीड्स क्योंकि महंगे होते थे। द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स। हमारी कंट्री में ज्यादा फार्मर तो स्मॉल है, मार्जिनल है। तो गेन्स जो थे रेवोल्यूशन के वो ज्यादा नहीं थे बिकॉज सीड्स बहुत महंगे थे, बहुत महंगी इनपुट्स थी जो स्मॉल फार्मर की रीच से बाहर थी। इसलिए सिर्फ रिच फार्मिंग पॉपुलेशन जो थी फायदा उठा पाई, गरीब फार्मिंग पॉपुलेशन फायदा नहीं उठा पाई। तो बेनिफिट किसको मिला रेवोल्यूशन के? सिर्फ रिच फार्मिंग पॉपुलेशन को। तो ये उनकी फेवर में था। किनके फेवर में था? रिच के फेवर में था, पुअर के फेवर में नहीं था, आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसी वजह से देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक तो पहले रिच पुअर में बहुत गैप है, अब आ गए एचवाईवी सीड्स। तो जिन रिच फार्मर ने इसका फायदा उठाया वो और अमीर हो गए और गरीब हो गए। रिच पुअर में गैप बहुत बढ़ गया, अनइवन स्प्रेड। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक डिवाइड। थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन की हमें देखो एक टोंट टाइप मार रहा है यहाँ पे, एक टोंट है कि थैंक्स टू रेवोल्यूशन इकोनॉमिक डिवाइड लेके आ गया, गैप आ गया रिच और पुअर में, लिमिटेशन है। पुअर फार्मर गरीब हो गए, रिच और रिच हो गए, लोन माफ नहीं हो पाए, या हम बोलेंगे कि बहुत सारे फार्मर कर्ज में हो गए। तो रिच और पुअर में गैप होना इस बहुत बड़ा चैलेंज। कई फार्मर तो सीड्स ने खरीदे, लोन लिए, यूज किया, चुका नहीं पाए, मार्केट में बिका नहीं, मान लो उनका लोन नहीं चुक पाया, सुसाइड्स भी बहुत ज्यादा हुई। तो ये चीजें होने लग गई थी। देखो हर चीज के ना इम्पैक्ट दो होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। वो वाली बात होगी। रेवोल्यूशन दिख रहा था सोना है, चमकता हुआ, बट उसका फायदा कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नुकसान भी हुआ। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्या हमें जरूरत है एक और ग्रीन रेवोल्यूशन के? बोलेंगे यस, क्योंकि रेवोल्यूशन सब जगह नहीं आया, सारी पॉपुलेशन को नहीं मिला, सारे फार्मर्स को नहीं मिला, हर स्टेट को नहीं मिला उसका फायदा। तो यस इज एन ऑब्वियस आंसर। इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो थे 60s के टाइम पे, उसका इफेक्ट अब कम होना शुरू हो गया था। एक टाइम तक उसका इफेक्ट रहा। तो गेन्स जो थे वो कुछ टाइम के लिए थे। आज हमें फिर से जरूरत है रेवोल्यूशन की, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी आज फिर से कम हो गई है एज कंपेयर टू डेवलप नेशन। हमारे फूड ग्रेन का जो स्टॉक है वो अनसर्टेन है, कभी होता है कभी नहीं होता। मोस्ट फार्मर्स आज भी डिपेंड रेनफॉल पे हैं। अनसर्टेनिटी होती है वेदर की, बारिश आएगी कि नहीं आएगी। फार्मर्स आज भी मार्केट की अनसर्टेनिटीज को देखते हैं। प्राइस कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, पता ही नहीं है प्राइस क्या होगा। एकदम से प्राइस गिर जाते हैं, फार्मर को लॉस हो जाता है, मार्केट में बेच नहीं पाते। तो लोन वेवर्स आर बिकमिंग रिकरिंग कंपल्शन। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोन को माफ कर दो ऐसा फार्मर बोलते हैं, क्योंकि कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ये सारी दिक्कतों को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि आज भी हमें जरूरत है नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की जो आनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को फिर से कुछ करना पड़ेगा, ये हमें बोल सकते हैं। ये टॉपिक था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से बच्चों।